ना सही ही शताब्दी के अंत में दुनिया आज की तुलना में बहुत अलग दिखती थी। यूरोप के महान राज्य धन और शक्ति की तलाश में थे। पूर्व के मसालों का व्यापार सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता था, लेकिन भारत तक पहुंचने का जमीनी रास्ता खतरनाक और महंगा था। तुर्क साम्राज्य ने पारंपरिक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए साहसी नाविकों ने समुद्र की ओर रुख किया। पुर्तगाल यूरोप के किनारे पर स्थित एक छोटा सा देश ने खोज में सबसे आगे था। राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने अन्वेषण की एक नई लहर शुरू की थी। पुर्तगाली जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट से नीचे की ओर बढ़ते जा रहे थे। हर नया अभियान पिछले से थोड़ा आगे जाता था, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि अफ्रीका महाद्वीप कहां समाप्त होता है। कई लोगों का मानना था कि दक्षिण का समुद्र उबलता है और वहां जीवन असंभव है। राजा जॉन द्वितीय का एक सपना था। वह भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग खोजना चाहते थे। वह प्रेस्टर जॉन के पौराणिक ईसाई साम्राज्य को भी ढूंढना चाहते थे। उन्हें एक अनुभवी और निडर कमांडर की आवश्यकता थी। उनकी नजर बार्टोलोम्यू डियाज पर पड़ी। डियाज एक कुलीन परिवार से थे और शाही गोदामों के अधीक्षक थे। वह एक कुशल नाविक और युद्धपोत साओ क्रिस्टोवाओ के कप्तान थे। राजा ने उन्हें शिबहसी संतेसी में एक गुप्त और महत्वपूर्ण मिशन सौंपा। डियाज को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को खोजने और उसे पार करने का आदेश दिया गया। तैयारियां बहुत सावधानी से की गई। अभियान में 2 सशस्त्र कैरावल और एक आपूर्ति जहाज शामिल था। पेरो डियाज को आपूर्ति जहाज का कप्तान बनाया। अतिरिक्त भोजन, पानी से अनोन व्यापार के लिए सामान भरा गया। इन्हें पद्राओ कहा जाता था। मैरी ने लिस्बन से प्रस्थान किया। नदी के किनारे भीड़ ने उन्हें विदाई दी से यह नहीं जानते हुए कि वे कब लौटेंगे। हवा अनुकूल थी और वे तेजी से दक्षिण की ओर बढ़े। वे पुर्तगाली किले साओ जॉर्ज दा मीना पर रुके। यहाँ उन्होंने ताजा पानी और रसीद ली। उन्होंने ज्ञात दुनिया की सीमाओं को पार किया। डियाज ने डियोगो काओ द्वारा छोड़े गए अंतिम क्रॉस को पीछे छोड़ दिया। अब वे उस पानी में थे जहां पहले कोई यूरोपीय नहीं गया था। तट के किनारे की वनस्पति और भूगोल बदलने लगे। वे नामीबिया के तट पर पहुंच गए थे। हवाएं तेज होने लगी और समुद्र अशांत हो गया। वे वॉल्विस बे और लुडेरिज जैसी जगहों से गुजरे। डियाज ने आपूर्ति जहाज को एक सुरक्षित खाड़ी में पीछे छोड़ने का फैसला किया। 9 लोगों को आपूर्ति जहाज की रखवाली के लिए पीछे छोड़ दिया गया। अब केवल 2 कैरावल ही आगे की यात्रा पर थे। जैसे जैसे वे दक्षिण की ओर बढ़ते गए, तेज बढ़ती गए, ठंड बढ़ती गई। एक भयानक तूफान ने उन्हें घेर लिया। आसमान इतना काला हो गया कि दिन और रात का अंतर मिट गया। लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची थी जो जहाजों को निगलने की धमकी दे रही थी। नाविकों ने अपनी जान बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। यह तूफान लगातार 13 दिनों तक चला। तेज हवाओं ने जहाजों को दक्षिण की ओर खुले समुद्र में धकेल दिया। वे तट से बहुत दूर निकल गए थे और दिशा का ज्ञान खो चुके थे। तापमान इतना गिर गया
कि रस्सियों पर बर्फ जम गई। जब तूफान अंततः शांत हुआ तो डियाज ने पूर्व की ओर मुड़ने का आदेश दिया। उनका मानना था कि वे जल्द ही अफ्रीका के तट से टकराएंगे। वे कई दिनों तक पूर्व की ओर चलते रहे, लेकिन कोई जमीन नहीं दिखी। यह एक चौंकाने वाला एहसास था। उन्होंने महसूस किया कि वे अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को पार कर चुके हैं। डियाज ने तुरंत उत्तर की ओर मुड़ने का आदेश दिया। यह फरवरी को उन्हें आखिरकार पहाड़ दिखाई दिए। उन्होंने एक खाड़ी में लंगर डाला जिसे उन्होंने एग्वाडा डी साउब्रास अब मौसल देखा। यहाँ उनका सामना स्थानीय खोई लोगों से हुआ। यह पहली बार था जब यूरोपीय लोगों ने दक्षिणी अफ्रीका के निवासियों को देखा। दोनों समूहों के बीच गलत फहमी हुई। स्थानीय लोगों ने अपनी रक्षा के लिए पत्थर फेंके। डियाज ने एक क्रॉसबो से चेतावनी फायर किया। इस मुठभेड़ में एक स्थानीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। डियाज ने अपने जहाजों को वापस समुद्र में ले जाने का फैसला किया। वे तट के साथ साथ पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते रहे। अब यह स्पष्ट था कि तट उत्तर की ओर मुड़ रहा था। भारत का मार्ग अब उनके सामने खुला था, लेकिन जहाज की रसद खत्म हो रही थी। लंबे समय तक समुद्र में रहने के कारण नाविक थक चुके थे। चालक दल ने आगे जाने से इनकार कर दिया और विद्रोह की धमकी दी। की बहुत कोशिश। उन्होंने भारत की संपदा और राजा के इनाम का लालच दिया, लेकिन नाविकों का संकल्प अटूट था। वे घर वापस जाना चाहते थे। अंततः क्वाई एक नामक स्थान पर उन्होंने वहां अपना अंतिम पथराव पत्थर का स्तंभ स्थापित किया। डियाज ने उस स्तंभ को ऐसे देखा जैसे कोई अपने मृत बेटे को देखता है। वह जानते थे कि महान खोज उनके हाथ में थी, फिर भी उन्हें लौटना पड़ रहा था। अब आपसी यात्रा में उन्होंने उस महान अंतरीप को देखा जिसे वे आते समय चूक गए थे। यह दृश्य राजसी और डरावना दोनों था। भयानक तूफानों की याद में डियाज ने इसे केप ऑफ स्टॉर्म्स, टाबो दा स्टोर्मेंट्स नाम दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह वही बिंदु है जहां अटलांटिक और हिंद महासागर मिलते हैं। यह अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु नहीं था, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। वहां उन्होंने एक और पत्थर का क्रॉस खड़ा किया। वे अपने आपूर्ति जहाज की तलाश में वापस उत्तर की ओर बढ़े। तो उन्हें एक भयानक दृश्य मिला। पीछे छोड़े गए 9 लोगों में से केवल 3 ही जीवित बचे थे। स्थानीय जनजातियों के साथ संघर्ष में बाकी लोग मारे गए थे। जीवित बचे लोगों में से एक की खुशी के मारे मृत्यु हो गई जब उसने अपने साथियों को देखा। डियाज ने आपूर्ति जहाज को जला दिया क्योंकि वो मरम्मत से परे था। वे बचे हुए रसद को अपने जहाजों में स्थानांतरित कर घर की ओर चल पड़े। उन्होंने प्रिंसिपे द्वीप और गोल्ड कोस्ट पर रुककर व्यापार किया। उन्होंने सोने के साथ कुछ दासों को भी जहाज पर चढ़ाया। सफर लंबा और थकाऊ था, लेकिन सफलता का एहसास उन्हें ऊर्जा दे रहा था। यह 6 महीने से अधिक समय के 82 समय के बाद बंदरगाह पर तोपों की सलामी के साथ
उनका स्वागत किया गया। डियाज ने राजा को अपनी खोज की रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि अफ्रीका के दक्षिण में रास्ता खुला है। दिलचस्प बात यह है कि क्रिस्टोफर कोलंबस भी उस समय दरबार में मौजूद थे। राजा द्वितीय डियाज की रिपोर्ट से बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें केप ऑफ स्टॉर्म्स नाम पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि यह नाम भविष्य के नाविकों को डरा देगा, इसलिए राजा ने इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप काबो दा बोआ एस्पेरेंटा रख दिया। यह नाम भारत तक पहुंचने की अच्छी उम्मीद का प्रतीक था। लेकिन वह जो चाहते थे वह नहीं मिला। उन्हें अगले बड़े अभियान का कमांडर नहीं बनाया गया। उन्हें जहाजों के निर्माण की निगरानी का काम सौंपा गया। उन्होंने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके साओ गैब्रियल और साओ राफेल को डिजाइन किया। ये वही जहाज थे जिनका उपयोग वास्को डी गामा अपनी भारत यात्रा के लिए करने वाले थे। डियाज ने गामा को यात्रा के पहले चरण में केप वर्डे तक साथ दिया, लेकिन फिर उन्हें वापस लौटना पड़ा। डियाज का दिल अभी भी समुद्र और अन्वेषण में था। उन्हें पेड्रो अल्वारेस कैब्राल के बेड़े में एक कप्तान के रूप में चुना गया। यह इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सुसज्जित बेड़ा था। वे पश्चिम की ओर बहुत दूर निकल गए और ब्राजील की खोज की। ब्राजील से प्रस्थान करने के बाद वे वापस गुड होप की ओर बढ़े। एक बार फिर एक भयानक तूफान ने उन्हें घेर लिया। आकाश में एक धूमकेतु देखा गया, जिसे हवाओं ने समुद्र को मथ दिया और जहाजों को तिनके की तरफ फेंक दिया। रियाज का जहाज तूफान का सामना नहीं कर सका। वह अपनी पूरी टीम के साथ अटलांटिक की गहराइयों में समा गए। विडंबना यह थी कि उनकी मृत्यु उसी केप के पास हुई जिसे उन्होंने खोजा था। केप ऑफ स्टॉर्म्स ने अपने नाम को सच कर दिखाया था। बार्टोलोम्यू डियाज का शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने अटलांटिक और हिंद महासागर को जोड़ने वाला द्वार खोला था। उनकी खोज ने वास्को डी गामा की सफलता की नींव रखी। पुर्तगाल एक वैश्विक साम्राज्य बन गया, जिसका श्रेय डियाज साहस को जाता है। मसानों का व्यापार अब अरबों और वेनिस के एकाधिकार से मुक्त था। डियाज ने साबित कर दिया कि अटलांटिक दक्षिण में बंद नहीं है। उनके नाविकों ने असहनीय कष्टों का सामना किया था। उन्होंने अपनी सीमाओं से परे जाकर अज्ञात का सामना किया। आज केप ऑफ गुड होप पर उनकी याद में एक स्मारक खड़ा है। यह हमें मानव आत्मा की जिज्ञासा और साहस की याद दिलाता। बार्टोलोम्यू डियाज केवल एक खोजकर्ता नहीं थे, वे एक दूरदर्शी थे। उन्होंने दुनिया को छोटा और अधिक जुड़ा हुआ बनाया। समुद्र के लिए उनका प्यार ही उनका जीवन और मृत्यु बनाया। इतिहास उन्हें उस व्यक्ति के रूप में याद रखता है जिसने डर पर विजय प्राप्त। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी मंजिल बहुत दूर नहीं होती। डियाज का साहस आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। महासागरों के नक्शे पर उनका योगदान अमिट है। पुर्तगाल के सुनहरे युग का वह एक चमकता सितारा थे। उनकी विरासत उन लहरों में जीवित है जो आज भी केप से टकराती हैं। एक ऐसा नाम जो साहस का पर्याय बन गया। हमेशा उनका रहेगा। उनकी आत्मा आज भी उन तूफानी हवाओं में महसूस की जा सकती है।
नाविक जब भी केप ऑफ गुड होप को पार करते हैं उनकी कहानी अनकही दुनिया को खोजने की मानवीय प्यास की कहानी है। नए अध्ययों से एक महान नाविक की यात्रा समाप्त हुई, लेकिन अचानक इतिहास शुरू हुआ। पुर्तगाली नाविकों ने बाद में उनकी तकनीकों में सुधार किया, लेकिन पहला कदम सबसे कठिन होता है और वह डियाज ने उठाया था। उस समय के अंधविश्वासों को तोड़ना उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने दिखाया कि दुनिया उतनी छोटी या डरावनी नहीं है जितना लोग सोचते थे। अनोखी यात्रा ने यूरोप के अफ्रीका और एशिया के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। व्यापार के नए रास्ते खुलने से सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। हालांकि उपनिवेशवाद के काले अध्याय भी इसके साथ शुरू हुए, लेकिन भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में से कहोगे यह एक विशाल छलांग रही है। आज के जीपीएस और उपग्रह युग में उनकी उपलब्धि की कल्पना करना मुश्किल है। उन्होंने वह किया जो असंभव माना जाता था। साओ क्रिस्टोवाओ जहाज इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण जहाजों में से एक है। मौसल बे में डियाज संग्रहालय उनकी स्मृति को संजोए हुए है। वहां आज भी उस पुराने पोस्ट ऑफिस है। यह पेड़ नाविकों के लिए संचार का पहला माध्यम बना। डियाज की कहानी हमें जोखिम लेने की प्रेरणा देती है। बिना जोखिम के आज सही सकते कोई नई खोज संभव नहीं है। अटलांटिक की लहरें आज भी उनकी गाथा गाती है। समुद्र का एक ही सच्चा पुत्र। दृष्टि ने क्षितिज से परे देखने की हिम्मत की और उन्होंने मानव इतिहास की धारा को मोड़ दिया। क्या हम आज भी उनमें जैसी खोज की भावना रखते हैं? डियाज का जीवन एक अद्भुत रोमांच और त्रासदी का मिश्रण था। उन्होंने हमें दुनिया का असली आकार दिखाया। केप ऑफ गुड होप तक उम्मीद का वह दीप जो उन्होंने जलाया, यह उम्मीद आज भी हर यात्री के दिल में चलती है। बार्टोलोम्यू डियाज को हमारा शत शत नमन।